नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्थिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे और इसमें सबसे पहले जो इधर तो हमारा बजट वगैरह ही है, लेकिन इसके पहले इसमें एक योजना के बारे में बताया गया है जो कि रैंप योजना है। ये जो योजना है ये एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने, इसके फुल फॉर्म से भी आप समझ सकते हैं। रैंप का फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। मतलब कि एमएसएमई का जो परफॉर्मेंस है उसको एक्सेलरेट करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए लगभग 6,062 करोड़ रुपए का इसमें वर्ल्ड बैंक का भी सपोर्ट है। ठीक है, 6,062 करोड़ के रुपए के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई। किसके द्वारा? जो हमारा कैबिनेट है, सेंट्रल कैबिनेट। तो ये रैंप योजना का संबंध किससे है? ये ध्यान रखना, एमएसएमई में के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए है। बस इसमें आपको और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम केंद्रीय बजट 2022-23 के। देखिए, आप जब इस मैगजीन को पढ़ें, अगर आपके पास इसकी हार्ड कॉपी है तो बिल्कुल आपको भटकना नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो कहीं पर भी आपको बहुत डीप में जा कर के नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कुछ ही क्वेश्चन हैं जो डीप में जा कर के पूछे जाते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी में आपसे पूछा गया था रिवर्स वगैरह के बारे में, या फिर उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या नीति 2021 वाली थी उसके बारे में दो स्टेटमेंट दे करके पूछा गया था। ऐसी योजनाओं के बारे में कभी भी डिटेल में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 बजट। सबसे पहले इसके जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है उसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 112 का संबंध किससे है? वार्षिक वित्तीय विवरण से है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, 1 फरवरी 2022, पहले बजट 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम की वजह से अब उसको हम यहाँ डील नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे पूरा जिसमें जीएस पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। 1 फरवरी को अब पब्लिश किया जाने लगा। 1 फरवरी 2022 को हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को प्रस्तुत किया। बजट में क्या होता है? जो वित्तीय वर्ष आगामी वित्त वर्ष होता है उसके आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। इस बार का बजट जो है वो कितने लाख करोड़ का है? तो 39.45 लाख करोड़ का, या इसको ऐसे आप याद रख लें 39.45 लाख करोड़ का है। इतना ही प्राप्तियां और इतने ही व्यय का अनुमान लगाया गया है। अब इसमें आप देखें तो प्राप्तियां और व्यय दो प्रकार की होती है। एक प्राप्ति राजस्व होती है और एक पूंजीगत प्राप्ति। व्यय भी राजस्व व्यय होता है और पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें जो सरकार का 80.98% है वो राजस्व खाते पर व्यय हो रहा है। पहले हम बात कर रहे हैं व्यय पर। ठीक है, सरकार भी पहले अपना खर्च निकालती है, व्यय की बात करती है, फिर वो अपने आय का अनुमान लगाती है। तो सरकार ने कहा कि इसमें हमारा जो व्यय होगा वो 80.98% जो है वो राजस्व खाते पर व्यय है, और जबकि 19.02% जो है वो पूंजी खाते पर व्यय है। यही देखिए प्रॉब्लम है, जिस देश में पूंजी खाते पर कैपिटल अकाउंट पर व्यय ज़्यादा होता है वो देश तेज़ी से ग्रो करता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट पर व्यय का मतलब आप समझ रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे जो होता है वो कैपिटल जनरेशन होता है, इंफ्रा का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, संपत्ति एसेट क्रिएशन होता है, और सरकार की जो लाइबिलिटी है वो कम होती है। ठीक है, लेकिन जो राजस्व खाते पर व्यय होता है उससे सरकार की एसेट ना तो बढ़ती है और ना ही सरकार की लाइबिलिटी जो है वो कम होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को उधार दे दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये थे। 100 रुपये में से आपने क्या किया कि 30 रुपये अपने दोस्त को उधार दिए। अब बताइए ये क्या है? अगर आपका दोस्त आपको ब्याज देता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ब्याज देता है तो ये जो आपका खर्च है ना, ये कैपिटल में आता है, क्योंकि वहाँ से आपको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। ये एसेट क्रिएशन हुआ आपका। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि कार्यक्रम के लिए खर्च कर रही है सरकार, सब्सिडी दे रही है, तो ये सभी क्या होता है? राजस्व खाते पर व्यय है। इससे क्या सरकार की लाइबिलिटी कम होती है? कभी नहीं कम होती। जैसे वेतन देना, कर्मचारियों को वेतन पर खर्च किया जा रहा है, तो वेतन से क्या होता है? एसेट क्रिएशन होता है? नहीं होता। कोई संपत्ति बनती है? नहीं। क्या इससे सरकार की लाइबिलिटी कम होती है? बिल्कुल नहीं कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ज़्यादातर जो खर्च है वो राजस्व खाते पर है, जबकि 19% खर्च ही कितने पर है? पूंजी खाते पर है, 19.02%। अब यहाँ पर अगर प्राप्तियों की बात करें तो सरकार को जो प्राप्तियाँ होती हैं वो 55.88%, 55.88% जो है वो राजस्व प्राप्तियाँ हैं, जबकि 44.12% वो किसका है? पूंजीगत प्राप्तियों का है।
इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूंजीगत प्राप्तियाँ 44.12% है, जबकि पूंजीगत व्यय कितना है, उसका आधा है 19.02%, लगभग आधा मान सकते हैं आप। ठीक है, याद करने के लिए। आगे बात करें, नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, अच्छा पहले हम यहाँ पर व्यय और आय प्राप्तियों के स्रोत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सरकार को प्राप्तियाँ कहाँ कहाँ से होती हैं। तो अगर हम यहाँ देखें उधार और अन्य देयताएँ, सरकार को 35% बजट में जो भी जितना पैसा मिल रहा है 39.45 लाख करोड़ रुपीस, उसमें से उधार कितना है 35% है। सेकेंड नंबर पे क्या आता है, जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 16% आता है। फिर यहाँ पर ध्यान रखना निगम कर और आयकर, ये दोनों से ही 15% आ रहा है। तो 3 या 4 नंबर पे, 3 नंबर पे तो दोनों हो सकते हैं, निगम कर और आयकर, क्योंकि दोनों ही 15% है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। उधार से अगर आप उधार को नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, जीएसटी से सरकार को 16% आता है, फिर निगम कर, फिर आयकर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब व्यय की बात करें, सरकार खर्च कहाँ सबसे ज़्यादा करती है, तो जब सरकार ने उधार ज़्यादा लिया है तो खर्च भी ब्याज पर जाएगा, क्योंकि उधार के बदले तो ब्याज देना पड़ेगा। सरकार की कोई दोस्त तो होती नहीं कि फ्री में पैसा मिल जाएगा उसे। ठीक है, कुछ होता है, अनुदान वगैरह मिल जाता है, उसे वापस नहीं करना पड़ता, या बहुत कम रेट पे मतलब कम ब्याज दर पे लोन मिल जाता है। तो लेकिन यहाँ पर सरकार को 20% जो है कुल बजट का जो खर्च है, मान लीजिए 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से 20 रुपये तो सरकार किस पर खर्च करेगी, ब्याज अदायगी में, ये जो इधर इतना ज़्यादा लोन ले रखा है। इसके बाद सरकार सेकेंड नंबर पे क्या खर्च कर रही है कि करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17% तो राज्यों को ही देना पड़ जाएगा। और फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्र सरकार ढेर सारी योजनाएं चलाती है, 15% वहाँ पर खर्च होगा। और फिर 10% है वित्त आयोग और अन्य अंतरण, वित्त आयोग जो रिकमेंडेशन देता है राज्यों को ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा, ये है 10%। ठीक है, तो ब्याज अदायगी, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, और फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पर समझिएगा कुछ घाटों की बात कर लेते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार के द्वारा 2022-23 में कितना अनुमानित है, 2022-23 के बजट में, ये है हमारी जीडीपी का 6.4% है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म 6.4% है राजकोषीय घाटा। और जबकि जो राजस्व घाटा है वो कितना अनुमानित है, राजस्व घाटा अनुमानित है 3.8% राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा ये कितना अनुमानित है, जीडीपी का 2.6% है। और जबकि प्राथमिक या प्राइमरी डेफिसिट, ये जीडीपी का 2.8% अनुमानित है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ योजनाओं के नाम दिया गया है और इनके लिए सरकार कितना खर्च करेगी अनुमानित है, बजट में अनुमान, इसको समझ लीजिए। 2022-23 के बजट में सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर कितना खर्च करेगी सरकार, 37,800 करोड़ रुपए। सबसे ज़्यादा खर्च इसमें जल जीवन मिशन देखें 60,000, और यहाँ पर एक आपको मिलेगा 68,000। तो जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसमें उसके लिए 68,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। और जबकि जो जल जीवन मिशन है इसके तहत इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके लिए 6400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई। आप जानते हैं कि हमारा देश इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इंडिया एट 75, आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। अब जो अगला 25 साल होगा, जब हमारी आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, तो ये 75 से 25 के बीच का जो टाइम है, इसे हम अमृत काल के नाम से जानेंगे। और इस बजट में अमृत काल के बारे में रूपरेखा पूरी तैयार की गई है। ठीक है, इसमें देखिए अमृत काल के लक्ष्य क्या हैं, 3 लक्ष्य फिक्स किए गए हैं। सबसे पहले तो समावेशी विकास, क्या, समावेशी विकास, सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर समग्र समावेशी कल्याण पर बल देते हुए आर्थिक विकास। सेकंड पॉइंट है प्रौद्योगिकी जनित विकास, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट हो। ऊर्जा संक्रमण, मतलब कि जो हमारी अभी फॉसिल्स फ्यूल पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है उसको हम कम करें, फॉसिल्स फ्यूल पर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब की ओर आगे बढ़ें। और जलवायु परक कार्य को प्रोत्साहन। थर्ड है निजी निवेश, और निजी निवेश से प्रारंभ हो करके सार्वजनिक पूंजी निवेश तक जाने वाला वर्चुअस साइकिल। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा की बात की गई है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट की बात की गई है, और समावेशी विकास की बात की गई है। तो ये अमृत काल के लक्ष्य हैं। अब सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी क्या होता है, एक तरफा ये भुगतान होता है जो कि
सरकार कई तरीक़ों से दे सकती है, जैसे कि एमएसपी भी ध्यान रखना एक सब्सिडी है। जो लोग होते हैं उनकी वस्तुओं को अधिक रेट पे ख़रीदना भी एक तरीके से एमएसपी होती है। डीबीटी के माध्यम से भी सरकार एमएसपी दे सकती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। ठीक, अब यहाँ बात करें सब्सिडी, तो कुल सब्सिडी जो है वो इतना 2022-23 के बजट में सरकार ने अनुमानित किया है कि 3,55,638.6161 करोड़ रुपए का सब्सिडी सरकार प्रदान करेगी। अगर इसमें आप शेयर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसकी सब्सिडी या किस मद में दी जा रही है, तो सबसे ज़्यादा दी जा रही है खाद्य मद सब्सिडी, जो सरकार अनाज प्रोवाइड करती है, ठीक है, कोटा आदि के माध्यम से। तो खाद्य मद सब्सिडी 58.16% है। सेकेंड नंबर पे यूरिया सब्सिडी है। थर्ड नंबर पे पोषण आधारित सब्सिडी है, न्यूट्रिशन बेस्ड। और चौथे नंबर पे आती है एलपीजी सब्सिडी। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले खाद्य, फिर यूरिया, फिर पोषण आधारित और फिर एलपीजी। यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। देखिए, बजट अनुमान में जो सरकार को पैसा आ रहा है ना, कर से कई तरीके से बजट में आता है पैसा। तो जो सकल कर राजस्व है वो हमारे जीडीपी का कितना है, 10.7% है। जैसे मान लीजिए कि सरकार को टोटल प्राप्तियाँ 100 रुपये होनी है, 100 रुपये में से 50 रुपये मान लीजिए आना है कहाँ से, टैक्स से आना है। और हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी भी तो हमारी कुछ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान रखना, बजट और जीडीपी एक नहीं है, ठीक है। हमारी जीडीपी का 10.7% जो है वो सरकार को कर से प्राप्त हो रहा है। मतलब सरकार को जो कर से प्राप्त हुआ ना 50 रुपये मान लीजिए, तो ये 50 रुपये कितना है, हमारी जीडीपी का 10.7% है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो सरकार का बजट होता है वो हमारी जीडीपी से बहुत कम होता है, ठीक है। जीडीपी बहुत बड़ी चीज़ है और बजट उसका मात्र एक बहुत छोटा परसेंटेज होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो अब इसमें ध्यान रखना, सकल कर राजस्व कितना है, जीडीपी का 10.7%। अब टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, इसमें क्या होता है कि कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, मतलब जिस पर लगाया गया है टैक्स उसे ही देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स है, तो जिस व्यक्ति पे इनकम टैक्स लगाया गया है, अगर वो टैक्सेबल इनकम के दायरे में आता है तो उसे ही टैक्स देना पड़ेगा, वो किसी और पे शिफ्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें टैक्स लगता तो किसी और पे है, देता वही है, लेकिन वो उस टैक्स को शिफ्ट कर पाता है दूसरे पर। जैसे कि जब आप कोई प्रोडक्ट आज खरीदेंगे या कल खरीदेंगे, दूध खरीदिए मान लीजिए, बिस्किट खरीदिए, तो आप ज़रा उसकी एमआरपी देखना और नीचे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। क्या लिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मतलब जो भी टैक्सेस उस पर लगे थे वो आप पेमेंट कर रहे हैं। कंपनी ने तो पेमेंट कर दिया था उधर, लेकिन फाइनली किससे लिया जा रहा है, आपसे लिया जा रहा है। तो मतलब कराघात तो उस कंपनी पे लगा था, लेकिन फाइनली करापात किस पर पड़ा, आपके ऊपर पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर कराघात और करापात व्यक्ति अलग अलग होते हैं, और यहाँ पर एक ही पर्सन पे लगता है टैक्स और वही देता है, वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाता डायरेक्ट टैक्स में। तो सरकार को 5.5% जो है वो डायरेक्ट टैक्स से आता है और 5.2% कहाँ से आता है, इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, ठीक है। चलिए, कर में भी देखें तो सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी से आता है, फिर निगम कर से आता है और फिर आयकर से आता है, इनकम टैक्स से आता है। अब बात करते हैं इसमें, बजट में सरकार ने 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की है। 4 प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, सबसे पहले पीएम गति शक्ति, सेकेंड है समावेशी विकास, थर्ड है उत्पादकता संवर्धन, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, निवेश संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति, वही है एनर्जी ट्रांजिशन और जलवायु परक कार्य। जो यहाँ पर आपने देखा था ना कि जो एक लक्ष्य फिक्स किया गया था, यहाँ देखिए जो अमृत काल के लक्ष्य हैं, यहाँ कहाँ चला गया, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर निजी निवेश से प्रारंभ होकर के, और यहाँ पर सेकंड नंबर जो था ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परक कार्य को प्रोत्साहन, तो वही यहाँ पर 4 प्राथमिकताओं में भी शामिल है। और यहाँ पर है निवेश का वित्त पोषण, क्योंकि निवेश के लिए फंडिंग तो चाहिए ही चाहिए, बिना फंडिंग के तो इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। तो जो पीएम गति शक्ति है ये क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, हमारे देश में विश्व स्तरीय इंफ्रा का डेवलपमेंट करना, बिना इंफ्रा के डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। और लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करना, ये इसका पर्पज़ है। जैसे इसमें सड़क होगा, रेलवे होगा, एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, पोर्ट्स हैं, सार्वजनिक परिवहन है, जल मार्ग है, लॉजिस्टिक और संरचना, इन सबको क्या करना, ठीक तरीके से डेवलप करना। इसमें सरकार ने क्या टारगेट फिक्स किया है, अब सब में अलग अलग टारगेट है। जैसे सड़क है तो अगले 1 सालों में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे
को मतलब बनाना। और यहाँ पर देखें तो रेलवे में सरकार ने टारगेट फिक्स किया है कि एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। कवच का विस्तार, कवच आप जानते ही हैं कि ये ट्रेनों के एक्सीडेंट को होने से रोकेगा। और 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी अगले 3 सालों में। और यहाँ पर समावेशी विकास को ध्यान रखते हुए 2023 को राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया गया, मतलब मोटा अनाज वर्ष घोषित करना। और यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं, किसानों को ड्रोन और रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन। ठीक है, तो ये चीज़ें केन बेतवा लिंक के बारे में हमने बात कर लिया। इस बजट में भी लगभग 1400 करोड़ रुपए सरकार ने दिया भी है। टोटल खर्च कितना आ रहा है? 1400 करोड़ नहीं, 14,000 था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। 44,605 करोड़ रुपए की टोटल लागत है और इस बजट में सरकार ने कुछ हिस्सा अलॉट भी किया है। और देखिए इसमें सरकार ने कुछ और भी शिक्षा के लिए कुछ बातें बताई, गुणवत्ताप्रद शिक्षा और कौशल विकास। इसके लिए देखिए पहले हमारे देश में 1 क्लास 1 टीवी चैनल था, तो टोटल 12 टीवी चैनल हुआ करते थे। लेकिन सरकार ने कहा कि अब हम इसको बढ़ा के कितना करेंगे, 200 टीवी चैनल बनाएंगे। ड्रोन के बारे में है, ड्रोन शक्ति की सुविधा प्रदान करने तथा ड्रोन एज ए सर्विस हेतु स्टार्टअप को प्रोत्साहन की बात की गई। और स्वास्थ्य को लेकर के कुछ बातें हैं जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर है पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन क्या है? पीएम डिवाइन है नॉर्थ ईस्ट में आवश्यकता आधारित अवसंरचना और सामाजिक विकास हेतु। ठीक है, तो पीएम डिवाइन क्या है? नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रा का डेवलपमेंट करना, आवश्यकता आधारित अवसंरचना, ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, पीएम डिवाइन। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने, उत्पादकता संवर्धन, निवेश, उदीयमानवसर, ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु परक कार्य। इसमें सरकार ने क्या कहा कि राइट टू नो की जगह क्या होना चाहिए? नीड टू नो के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। और जीवन की सुगमता के दूसरे चरण का क्रियान्वयन किया गया। इसमें क्या होगा कि जैसे ई पासपोर्ट बनाया जाएगा, उसमें चिप लगा होगा, जैसे कि जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता उसमें देखेंगे आप चिप लगी होती है, या एटीएम कार्ड है, तो उसी टाइप का ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। एम्बेडेड चिप होगा, उसमें चिप लगी होगी। और नेक्स्ट है संसाधन जुटाने के बारे में है। 2022-23 में आरबीआई जो है वो डिजिटल रुपया जारी करेगा, डिजिटल होगा, वो हार्ड मनी नहीं होगी। और इसमें भी कुछ और बातें हैं। कर के बारे में सरकार ने कहा कि जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, अगर उनमें कुछ गलती हो जाती है तो वो 2 साल के भीतर अपडेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसमें सरकार ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर भी टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम वर्चुअल करेंसी कहते हैं या आभासी परिसंपत्ति कहते हैं। 30% उस पर टैक्स देना होगा। इसका ये मतलब नहीं कि क्रिप्टो करेंसी हमारे देश में वैलिड है। सरकार ने क्लियर ही नहीं किया कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो वैलिड है या इनवैलिड है, अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे। बजट में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा नहीं उलझना है इन सब में। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है तो 31 जनवरी 2022 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। इसकी ध्यान रखना, एक मूल थीम है और एक सेंट्रल थीम है। ठीक है, तो इसकी जो मूल थीम है वो क्या है? अत्यधिक अनिश्चितता की इस स्थिति में नीति निर्माण के लिए कला और विज्ञान। और जो इसकी केंद्रीय विषय वस्तु है वो क्या है? चुस्त दुरुस्त, मतलब त्वरित दृष्टिकोण, एजाइल अप्रोच। क्लियर? पहले 2 खंड में आता था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से 1 खंड में ही आ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे की खास बात क्या है? इसमें बताया गया कि जो हमारी ग्रोथ रेट रही है 2020-21 में, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट -7.3% रही है। कितना? -7.3% रही है। लेकिन 2021-22 में जो हमारी ग्रोथ रेट रहेगी वो 9.2% रहेगी। कितनी? 9.2% रहेगी। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इन सब ने भी अच्छा मतलब कि अनुमान लगाया है कि जो इंडिया है वो तेज़ी से ग्रो करने वाला इकोनॉमी रहेगी आगे कुछ वर्षों में। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं जो जीवीए में इकोनॉमी के जो सभी सेक्टर हैं उनके क्या परसेंटेज रहा है। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, 3 सेक्टर आप जानते ही हैं। तो एग्रीकल्चर का जो रोल रहा है आप देखेंगे 2019-20, 20-21, 21-22। तो 21-22 वाला आप ध्यान रखना। 21-22 में जो एग्रीकल्चर का जीवीए में रोल है वो कितना है? 18.8% है। 2020-21 में कितना था? 20.2%। क्योंकि आपने देखा होगा 20-21 वाला जो है इसमें लॉकडाउन वगैरह खूब लगा था, तो इस वजह से इकोनॉमी हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था या सेकेंडरी सेक्टर, उसकी ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई थी, क्योंकि सारी चीज़ें बंद हो गई थी, सप्लाई चेन ख़राब हो गई थी, बाधित हो गई थी। तो
लेकिन एग्रीकल्चर में तो उतनी समस्या आई नहीं थी, इस वजह से इसका जो रोल है वो हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो 21-22 में जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वो नॉर्मल सिचुएशन में आ गई तो यहाँ पर 18.8% इसका और यहाँ पर 20.2% 20-21 में। तो ध्यान रखना 21-22 वाला तो आपको याद ही रहना चाहिए, कितना है 18.8। इसी में देखो उद्योग जो है वो 28.2% इसका जीवीए में रोल है 2021-22 के लिए, और जो सर्विस सेक्टर है उसका रोल कितना है 53%। ठीक है 53। 2020-21 में भी लगभग उतना ही है 53.9 इसको मान लीजिए, 54 मान लीजिए, और 21-22 में 53 है। ठीक है, तो जीवीए में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, इसका रोल आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम की ओर। पर कैपिटा इनकम जो है 2 तरीके से निकाला जाता है। अच्छा, कैसे निकालेंगे? टोटल हमारी जीडीपी और डिवाइड कर दीजिए पॉपुलेशन से। जैसे आपके घर में मान लीजिए टोटल इनकम 50,000 है, मान लीजिए केवल आपके पापा जी ही कमाते हैं और कोई नहीं कमा रहा। आपके घर में 5 लोग हैं, बावजूद इसके 50,000 को आपको 5 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम कितनी आएगी? 10,000 रुपये आएगी। भले ही उसमें से 4 लोग जीरो कमा रहे हैं, ठीक है, फिर भी सबकी इनकम कितनी आएगी? 10,000। उसी हिसाब से पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। एक होती है स्थिर कीमत पर और दूसरी होती है वर्तमान कीमत पर। तो जो स्थिर कीमत है उस पर जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है? 93,973 है। लेकिन जो वर्तमान कीमत है इस पर ध्यान रखना, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा आती है। ठीक है, कितनी है? 1,50,326 रुपये है। 1,50,326 रुपये है 2021-22 के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमें देखना है राज्यों के जो उत्पादन और मतलब जो फसल वगैरह हैं उनके उत्पादक राज्य। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान ही रखना है पूरा। चावल की बात करें, चावल में पश्चिम बंगाल टॉप पर है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, पंजाब थर्ड नंबर पे। गेहूं में उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे, पंजाब थर्ड नंबर पे। मक्का में कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे आता है और मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे। अब ये देखो कुल मोटा अनाज में राजस्थान टॉप पर आता है। मोटे अनाज की बात हो रही है, ठीक है, मोटा अनाज। कर्नाटक सेकंड नंबर पे, राजस्थान फर्स्ट, कर्नाटक सेकंड। नेक्स्ट है अरहर में महाराष्ट्र टॉप पर है, कर्नाटक सेकंड नंबर पे। अब कुल दाल की बात आ रही है तो कुल दाल में मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश टॉप पर है और राजस्थान सेकंड नंबर पे आता है, महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे। अरहर के मामले में भले ही महाराष्ट्र टॉप पर है, लेकिन जब कुल दाल की बात आती है तो एमपी क्या हो जाता है? फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। ठीक है, चना की बात करें, चना में मध्य प्रदेश ही टॉप पर है। कुल खाद्यान्न, अब यहाँ पर ध्यान रखना, खाद्यान्न में क्या होता है? दाल, गेहूँ, चावल सब कुछ शामिल होता है। तो खाद्यान्न में इसमें उत्तर प्रदेश क्या है? टॉप पर है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है और पंजाब थर्ड नंबर पे आता है। तो यूपी, एमपी, पंजाब ये कुल खाद्यान्न में है। मूंगफली की बात करें तो गुजरात इसमें टॉप पर है, सेकंड नंबर पे राजस्थान और तमिलनाडु थर्ड नंबर पे। रेपसीड और सरसों इसमें राजस्थान टॉप पर है, एमपी सेकंड नंबर। सोयाबीन में महाराष्ट्र टॉप पर है, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर। कुल तिलहन की बात करें, तिलहन तो इसमें राजस्थान टॉप पर आता है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे। गन्ना में यूपी टॉप पर है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे। कपास तो जानते हैं जहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र है तो महाराष्ट्र में ज़्यादा होगा, गुजरात उसके बाद सेकंड नंबर पे। जूट वगैरह तो आप जानते हैं ये बांग्लादेश, जो हमारा बंगाल रीजन था पूरा, बंगाल विभाजन के बाद तो बहुत सारा रीजन पश्चिम उधर चला गया बांग्लादेश में, तो जो कुछ एरिया बच गया वो पश्चिम बंगाल में है। और बिहार में तो पश्चिम बंगाल और बिहार फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर आते हैं, और फिर आसाम है थर्ड नंबर पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं शीर्ष आयात की वस्तुएं, कौन कौन सी कमोडिटीज़ को हम इंपोर्ट करते हैं टॉप पे। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम। फिर स्वर्ण इंपोर्ट करते हैं, थर्ड नंबर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, फोर्थ नंबर पे मोती है, कीमती अर्ध कीमती पत्थर, और पाँचवें नंबर पे कोयला। तो पहला नंबर पेट्रोलियम आप जानते ही हैं, सेकेंड नंबर गोल्ड, थर्ड नंबर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, अब आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश, किन किन देशों से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं? तो ध्यान रखना, पेट्रोलियम भले ही हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जब पूरा परसेंटेज निकालते हैं ना तो चाइना से इंपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं हम, इसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ज़्यादा होती हैं। फिर यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, और इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो है अमेरिका। अमेरिका के बाद सऊदी अरब, इराक। ठीक है, सऊदी अरब और इराक। तो फर्स्ट नंबर चाइना, सेकेंड नंबर यूएई, थर्ड नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ नंबर सऊदी अरब, फिफ्थ नंबर पे इराक। किन किन देशों को हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? तो अमेरिका,
अमेरिका को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यूएई को सेकंड नंबर पे, चाइना को थर्ड नंबर पे। अब अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्रम देखेंगे तो बस थोड़ा सा इसको हमें क्या करना है, पलट देना है। जैसे जो इंपोर्ट में आप देख रहे होंगे संयुक्त अरब अमीरात सेकंड नंबर पे है, ठीक है, जबकि और चाइना फर्स्ट नंबर पे है और अमेरिका थर्ड नंबर पे है। अमेरिका थर्ड नंबर पे है ना इंपोर्ट में। और जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो एक्सपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट पे आ जाता है, यूएई यहाँ पर सेकंड नंबर पे और चाइना थर्ड नंबर पे। मतलब जो आयात की दृष्टि से तीन देश हैं टॉप के, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसी को आपको अपोजिट कर देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा एक्सपोर्ट में, यूएई सेकंड नंबर पे ही बना रहेगा और चाइना थर्ड पे आ जाएगा। और वहाँ पर इंपोर्ट में चाइना फर्स्ट पे है, यूएई सेकंड पे है और अमेरिका थर्ड पे है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, क्या हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं कौन कौन सी वस्तुएं का? तो देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम सबसे ज़्यादा आयात करते थे किस नंबर पे? तीसरे नंबर पर। ठीक है, इसके बाद मोती, कीमती, अर्ध कीमती पत्थर, ये सेकेंड नंबर पे आता है। इसी को हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे फोर्थ नंबर पे। क्लियर हो गया। और यहाँ पर सेकेंड नंबर देखिए, थर्ड नंबर पे लौह इस्पात, लौह इस्पात को हम थर्ड नंबर पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारी एक दिक्कत भी रही है कि हम लोहा और इस्पात, कच्चा लोहा होता है ये, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और बाहर से बनी बनाई मशीनों को हम वापस ख़रीदते हैं। तो इंडिया में जब तक ये चीज़ें बननी नहीं शुरू हो जाएंगी तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और ज़रूरी है। हालांकि अब मेक इन इंडिया वगैरह काफ़ी ठीक तरीके से काम करने लगे हैं तो इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा कुछ वर्षों में। नेक्स्ट बात करें, अब ये बजट इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम एक प्रोग्राम वगैरह कुछ हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ये क्या है? ये कुछ और नहीं है, हमारे देश में इंफ्रा का डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। तो सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। डिजिटल प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया कि जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उन सबको क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनके बीच में। इसीलिए 16 मंत्रालय जो हैं अब वो मिल करके काम करेंगे, एक मंच प्रदान करेगा। किसी को किसी चीज़ के लिए एनओसी देनी होती है, बहुत सारी मतलब कि परमिशंस लेनी होती है, तो ये मिनिस्ट्रीज़ क्या करेंगी, एक दूसरे के प्रोजेक्ट को जानती रहेंगी। रेलवे मिनिस्ट्री जो है उसे पता होगा कि यहाँ पर हाईवे कब बनेगा, पुल कब बनेगा, और जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसे पता होगा कि यहाँ से जो रेल की पटरी है वो कब गुजरेगी, तो उसे सड़क कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो राष्ट्रीय मास्टर प्लान है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी मंत्रालयों को आपस में लगभग जोड़ेगा। ये 16 मंत्रालय इसमें काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की जाती है और घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2021 को। कुल खर्च कितना होगा, लगभग 100 लाख करोड़ रुपए। और इससे क्या होगा, हमारे किसान, हमारे गांव, हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, इंडस्ट्री हैं, हमारे फाइनली हमारे लोग, उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 6 आधार हैं, इसमें 6 आधार नहीं ध्यान रखना आपको, ये मेंस वाले टॉपिक में चला जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये क्या है? ये 23 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई। इसका पर्पज़ है कि सरकार की और सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, सरकारी जो कंपनियां हैं, उनकी बहुत सारी एसेट ऐसी होती हैं जो बिना यूज़ के होती हैं। आप देखेंगे कि कहीं पर बहुत सारी ज़मीन पड़ी है और उसमें लिखा हुआ है कि सैन्य ज़मीन या सैन्य संपत्ति, सेना की ज़मीन है, या रेलवे संपत्ति, रेलवे परिसंपत्ति, कुछ ऐसे लिखा होता है। जबकि वो ज़मीन का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए किया जा सकता है, जबकि वो ज़मीन खाली पड़ी है। तो सरकार और इसके और भी देखेंगे, जैसे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा बनाया गया है तो उसमें बहुत सी स्पेस जो है वो खाली पड़ा हुआ है, जबकि उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और जो पब्लिक को सर्विस दी जाती है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो सरकार ने इसीलिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाया। अब देखिए इसके प्रॉस कॉन्स में हम अभी नहीं जाएंगे, ये आपका मेंस का टॉपिक बनता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या है, क्या क्या कंसर्न्स हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, सरकार ने ऐसा करके 2022 से लेकर के 25 तक सरकार 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश में एक प्रोग्राम चल रहा है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन, ये है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, और ये है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। नेशनल अवसंरचना पाइपलाइन जो इसके अंतर्गत 43 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का बात किया गया है,
उसका मात्र कितना है 14%, लगभग 14% जो खर्च है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ खर्च करेगी सरकार। सड़क पे इतना खर्च 27%, फिर रेलवे, फिर बिजली, तो ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो बजट इकोनॉमिक सर्वे ये वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।